अब यहां रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार हम लोग जानते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया, यह है सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब जुड़ाव। इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, सारा चीज लिखेंगे तो संभव नहीं है, इसका नोट्स अलग से आपको मिल जाएगा, अभी समझा देते हैं। संयोजन की अभिक्रिया अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, अर्थात एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे यहां सबसे अच्छा उदाहरण ये जल वाला भी था, एक उसके इतर भी उदाहरण दे देते हैं। C+O2 एरो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस एरो कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, संयोजन की अभिक्रिया। यहां कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर संयोग करके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। या एक और अभिक्रिया हो सकती है Mg+O2 एरो MgO, यहां संतुलित करेंगे 2, यहां संतुलित करेंगे 2। तो यह है क्या, संयोजन की अभिक्रिया। लिखने के चक्कर में नहीं पड़ना है, समझना है। इसका नोट्स अवेलेबल है, आप कहेंगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब यहां हमने संयोजन के साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को भी लगा दिया है, क्योंकि प्रायः सभी संयोजन की अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया ही होती है। कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि दोनों में क्या संबंध है, तो प्रायः संयोजन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है। जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निष्कासित हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जो हैं ये क्या होती है, संयोजन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो संयोजन और ऊष्माक्षेपी ये दोनों आ गया। यहां देखिए, इसको समझिए। ये है कार्बन अर्थात कोयला, ये है ऑक्सीजन अर्थात हवा। मतलब ऑक्सीजन O2, हवा को जैसे ही एनसीईआरटी में हवा की बात आए तो ऑक्सीजन ही समझना है। ये जितने भी आपको उदाहरण दिए जाएंगे सभी एनसीईआरटी बुक बेस्ड होंगे, कोई भी अलग किताब से नहीं होगा। और जो बुक में डाटा होगा वही यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, वही यहाँ पर कहा जाएगा। तो ये जब जलन दहन की क्रिया जब होती है, जलाया जाता है किसको, कोयला को हवा में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो जलने का मतलब क्या होगा, जलेगा और इसके साथ साथ क्या, ऊष्मा भी निकलेगा। ऊष्मा भी, ये जो त्रिभुज का निशान कहीं कहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं होता है, तो ये ऊष्मा को दिखाता है, दर्शाता है। तो इस तरह से ये दोनों क्लियर हो गया। अब आइए चलते हैं वियोजन की अभिक्रिया। वियोजन संयोजन के ठीक विपरीत है वियोजन। वियोजन में क्या है कि एकल अभिकर्मक टूटकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। इसमें क्या था कि एक से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद निर्माण करते थे, और ये उसके विपरीत है। वियोजन में क्या होगा कि एकल अभिकर्मक टूटकर एक से अधिक उत्पाद अर्थात प्रतिफल का निर्माण करेगा। ये आइए एक उदाहरण यहां पर देखते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब गर्म किया जाता है, ऊष्मा जब दी जाती है इस पर, तो क्या बना देता है, CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड चूना, कली चूना। तो ये होता है, ये टूट गया दो गो में, तो क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो अभिकर्मक। ये LHS है और RHS में उत्पाद, ये उत्पाद है। तो दो उत्पाद बना दिया। अब इसी के साथ ऊष्मा शोषी जुड़ा है। प्रायः सभी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रिया से जुड़ी होती हैं। क्या है, वियोजन कहने का अभिप्राय ऊष्मा शोषी, प्रायः सभी नहीं लेकिन अधिकांश वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया, ऊष्मा दी गई, उसको दी गई, यहां क्या हुआ, ली गई। यहां पर क्या हुआ, ऊष्मा निकला। जब इसको साथ में रखा गया तो ऊष्मा निकला। इसमें क्या हुआ, इसको ऊष्मा दी गई जब, तो ये टूट गया दो उत्पाद में, तो ये एक से अधिक उत्पाद हुआ। तो इस तरह से वियोजन अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया
ये जो उदाहरण है, ये छोटे छोटे उदाहरण आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आसानी से लिख पाएंगे, और ये सभी उदाहरण एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। आइए अगला देखते हैं। अब विस्थापन की अभिक्रिया। यहां विस्थापन की अभिक्रिया क्या है? तो विस्थापन की अभिक्रिया का परिभाषा है कि जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व वाले यौगिक से उसको विस्थापित कर अपना यौगिक बना लेता है, तब उसे विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। यह है मतलब, फिर से सुनिए, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व के यौगिक से उसको उठाकर फेंक देता है और अपना यौगिक बना लेता है, तब अभिक्रिया को विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, फिर इसको समझेंगे। जैसे Fe लोहा है और यहां है CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये जो लोहा है ना, ये कॉपर से क्या है? मोर रिएक्टिव है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो ये देखा कि कॉपर यहां पर सल्फेट बनाए हुए है, यौगिक बनाया है, तो ये क्या किया कि अपना यौगिक FeSO4 बना दिया और कॉपर यहां पर आ गया, अलग हो गया। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान के चले कि किसी क्लासरूम में कोई एक कमजोर विद्यार्थी कुर्सी पर बैठा हुआ है, अर्थात अपना यौगिक बनाया है। तब तक उस रूम में एक बाहर से विद्यार्थी आया जो कि उससे ताकतवर है, उससे ज्यादा मजबूत है। तो क्या करेगा? उस विद्यार्थी को जो कमजोर है उसको कुर्सिया पर से हटा के फेंक देगा और अपने कुर्सी पर बैठ जाएगा। ठीक यही क्रिया यहां भी होती है विस्थापन में, कि अपने से कमजोर वाले को हटा दिया और अपने बैठ गया वहां। जैसे देखिए, ये सल्फेट नामक कुर्सी पर कॉपर बैठा हुआ है, ये Fe देखा तो देखा कि अरे ये सल्फेट के कुर्सी पर बैठा है मेरे सामने, तो ये क्या किया? इसको हटा के कॉपर को यहां फेंक दिया और अपने आके इस कुर्सी पे जम गया। ये होती है विस्थापन की अभिक्रिया। तो मुझे आशा है कि यह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं द्विविस्थापन की अभिक्रिया पर। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है सिंपल सी, कि जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप आयनों का आदान प्रदान हो, जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहां पर एक उदाहरण देखते हैं, Na2SO4 NaCl। अब यहां पर थोड़ा सा संतुलित कर देंगे। देखिए यहां इसके उदाहरण के लिए Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl, ये कैसे बना? तो यहां थोड़ा सा समझते हैं। आयनों का आदान प्रदान, देखिए Na है तो ये प्लस, जो पहले होता है ये प्लस आयन बनाता है, SO4 जो है ना ये माइनस आयन बनाया। यहां Ba प्लस आयन और Cl माइनस आयन बनाया। अब आयनों का होगा आदान प्रदान, मतलब ये Na जो प्लस है ना, ये अपना आयन छोड़ के इसके साथ आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, जब भी कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है, तो पहले प्लस आयन होता है, बाद में माइनस आयन, और दोनों में एक एक होगा। ये नहीं कि प्लस प्लस मिलके बना लेगा, माइनस माइनस मिलके बना लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है? Na, तो ये किसके साथ जाएगा? Cl के साथ जाएगा। तो क्या बना दिया? NaCl। अच्छा, अब है SO4, तो ये पहले नहीं आएगा क्योंकि पहले तो पॉजिटिव को आना है। तो Ba कहां से आएगा? SO4 के साथ जाएगा, तो BaSO4 बना दिया। तो यहां क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, आयनों का आदान प्रदान हो गया यहां पर। तो ये क्या हो गया? द्विविस्थापन की अभिक्रिया हो गई। और ये 2 क्यों लिखा गया है? ये संतुलित के पर्पज से है, जिसको अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं उपचयन की अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन के जुड़ाव अथवा बिलगाव के आधार पर उपचयन को परिभाषित करें तो उपचयन की अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जहां ऑक्सीजन का जुड़ाव हो, अर्थात ऑक्सीजन का संयोग हो, अर्थात किसी तत्व में ऑक्सीजन जुट जाए अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो क्या कहेंगे? उपचयन की अभिक्रिया हुई है। आइए उपचयन की अभिक्रिया में यहां समझते हैं
Cu अर्थात कॉपर प्लस O2 अर्थात ऑक्सीजन। यहां क्या बना दिया, CuO। तो यहां हम क्या कहेंगे, कॉपर में क्या आ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया आके, तो ये हो गया उपचयन। उपचयन मतलब कॉपर में आके ऑक्सीजन जुड़ जाना, ऑक्सीजन का किसी भी पदार्थ में जुड़ जाना क्या कहलाता है, उपचयन की अभिक्रिया कही जाती है। आइए अब देखते हैं अपचयन की अभिक्रिया। ठीक उसके विपरीत, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, ऑक्सीजन वहां से निकल जाए, हट जाए, तो उस अभिक्रिया को अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका भी उदाहरण देते हैं। यहां उदाहरण होगा ZnO प्लस C, मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये बना देगा Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो जाएगा यहां। तो यहां देखिए ZnO है और यहां Zn हो गया, मतलब Zn से ऑक्सीजन हट गया अर्थात अपचयन हो गया। किसका, जिंक ऑक्साइड का, न कि जिंक का। किसका अपचयन हुआ, जिंक ऑक्साइड का। और यहां देखिए, इसको अगर पूछने का तरीका है कि किसका उपचयन हुआ, तो कॉपर का, न कि कॉपर ऑक्साइड का। ये आएगा ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इस पे फोर्स कर रहे हैं। कॉपर का यहां उपचयन हुआ है कॉपर ऑक्साइड में, और उसके बाद यहां पर जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है Zn में। तो ये हो गया यहां। अब आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन की क्रिया साथ साथ हो, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण यहां लिखते हैं, CuO प्लस H2 एरो CuH2O, ये उदाहरण है। तो आइए देखते हैं कि यहां से Cu चला और यहां आके Cu में बदल गया, अर्थात ऑक्सीजन यहां से हट गया, तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। और यहां हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन चला और यहां हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट गया आके, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ना, उपचयन हो गया। तो इस अभिक्रिया में देखते हैं कि अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो रही है, तो क्या हो गया, ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। ये है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये सभी बुक में है, एक भी बुक से इतर बात नहीं हो रही है, सभी महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया समझते हैं। जैसे AgCl पर सूर्य का प्रकाश पड़ा तो ये टूट जाता है Ag में और क्लोरीन में, यहां क्लोरीन गैस में। तो ये है, यहां क्या पड़ा, सूर्य का प्रकाश, तो ये प्रकाश अभिक्रिया है। तो सिल्वर क्लोराइड पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ये है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। तो आइए इसके बाद थोड़ा सा समझते हैं विकृत गंधिता और संक्षारण, जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण के सबसे अंतिम पेज पे है। तो विकृत गंधिता क्या है, जैसे हम लोग वसायुक्त अर्थात तैलीय भोजन बनाते हैं, तो कुछ दिन पश्चात क्या होता है कि उस वस्तु से गंध आने लगती है। जैसे पुआ बना, पूरी बना, या और भी कोई तलने भूनने वाला पदार्थ बना, तो कुछ दिन बाद उसमें से एक अलग टाइप का गंध आता है और उसके स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि वह खाद्य पदार्थ जो है खराब हो गई है। तो उसी को विकृत गंधिता कहते हैं, मतलब उसमें विकृति आ गई, गंध में भी और स्वाद में भी। तो यह है विकृत गंधिता। ये होता है वसायुक्त भोजन में। ये क्यों गंध हो जाता है, इसमें विकृत गंधिता में क्यों गंध आ जाता है, तो वो ऑक्सीकृत हो जाती है। ऑक्सीकृत का मतलब क्या, उपचयित हो जाती है। ऑक्सीकृत मतलब उपचयित हो जाती है। उपचयित कब होगी, तो जब वायु के संपर्क में होगी, वायु का मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में होगी, तब ये खराब होगी। यदि यहां से ऑक्सीजन हटा दिया जाए किसी तैलीय भोजन से और उसके जगह पर अन्य अक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन भर दिया जाए, तो क्या होगा, वहां वो वस्तु ज्यादा दिन तक चलेगी। अब संक्षारण क्या है, तो जैसे लोहे की वस्तु है, तो वो नमी, अम्ल, धूप, हवा इत्यादि से संयोग कर उस पर क्या होता है, जंग लग जाता है, एक फफोलेदार परत उस पे जम जाता है और वो धीरे धीरे परत छूटकर गिरने लगती है। इस प्रकार से वह वस्तु संक्षारित होने लगती है और उसी संक्षारित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण। तो ये है संक्षारण।
तो इस अध्याय की यही कहानी है, और एक दो कुछ छूटा होगा तो आगे पेज पर जब क्वेश्चन मिलेगा तो उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। ये थ्योरी क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, तभी इसके अगले अध्याय पे भी हम लोग बात करेंगे, और अगले वीडियो में पेज का क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे, एक एक पेज का क्वेश्चन करेंगे समझ के साथ, और नोट्स आपको लिखे लिखाए मिल जाएगा, केवल क्लास में आपको समझना है, कमेंट करना है, पढ़ना है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।